नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कृत लोक में। मित्रों, संस्कृत की परीक्षाओं में संस्कृत के कवियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख कवि हैं अंबिकादत्त व्यास। तो अंबिकादत्त व्यास के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय। तो मित्रों, यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं और आप संस्कृत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अंबिकादत्त व्यास जी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ये हमारा दावा है कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इनसे संबंधित अर्थात अंबिकादत्त व्यास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उनको कभी गलत नहीं करके आएंगे मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। अंबिकादत्त व्यास जी के सबसे पहले जन्म के विषय में हम यदि बात करें तो इनका जन्म सन 1858 ईस्वी में हुआ था। और यदि सही तारीख की बात की जाए तो चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915। ऊपर जो 1915 लिखा हुआ है ये संवत है और नीचे जो लिखा हुआ है वो सन है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को भी याद कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई है। इनकी मृत्यु अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु सन 1900 में हुई है, जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी संवत 1957 में हुई है। सन से पूछा जाए तो सन 1900 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म स्थान जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी हम कवियों के विषय में बात करते हैं या प्रमुख व्यक्तियों के विषय में बात करते हैं, तो इनका जो जन्म स्थान है वो राजस्थान के ये रहने वाले हैं, जो कि जयपुर में एक गांव है जिसका नाम है रावत जी का धूला। ये रावत जी का झूला नहीं है, रावत जी का धूला है। इसमें मोहल्ला सिलावटी यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और इस तरह से राजस्थान से ये एक संस्कृत के दिव्य रत्न हमें मिले हैं। आइए इनके परिवार के विषय में और इनके वंश के विषय में थोड़ा देखते हैं। तो अंबिकादत्त व्यास जी के पितामह यदि कभी पूछा जाए तो इनके पितामह हैं पंडित राजा राम। ये इनके पितामह अर्थात दादाजी हैं। यदि इनके पिता कभी पूछे जाएं तो इनके पिता हैं दुर्गादत्त। चाचा या ताऊ, यहाँ पर जो दादा लिखा हुआ है आप इसको मित्रों ताऊ मान सकते हैं। तो अंबिकादत्त व्यास जी के चाचा या ताऊ यदि कभी पूछा जाए, जो कि पूछने की संभावनाएं बहुत कम हैं, तो वो हैं देवीदत्त जी। अंबिकादत्त व्यास जी के पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास जी हैं और जो अभी भी शायद जिंदा हों। इनके गोत्र यदि पूछा जाए तो इनका गोत्र है पाराशर गोत्र और ये यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ब्राह्मणों में अलग अलग वेदों से संबंधित ब्राह्मण होते हैं, तो ये यजुर्वेदीय ब्राह्मण हैं। और इनकी कर्मस्थली अर्थात इन्होंने कहाँ पर कार्य किया है, कहाँ पर इन्होंने अपना ज़िंदगी में जो इन्होंने ऊंचाइयाँ पाई हैं वो कहाँ पर रह के पाई हैं, तो आप बता सकते हैं कि काशी में ही इन्होंने अध्ययन किया है और वहीं पर इन्होंने अध्यापन किया है। अर्थात अंबिकादत्त व्यास जी का अध्ययन और अध्यापन ये दोनों कहाँ पर हुए हैं? काशी में हुए हैं मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं और अंबिकादत्त व्यास जी की रचनाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो यदि कभी पूछा जाए कि इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं, तो अंबिकादत्त जी ने कुल 78 रचनाएं की हैं, जिनमें से संस्कृत और हिंदी की रचनाएं हैं। अंबिकादत्त व्यास जी का ये हमारा सौभाग्य रहा है कि इन्होंने जो प्रमुख रचनाएं की हैं उनमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत की भी रचनाएं थी। तो आइए अब हम इनकी संस्कृत रचनाओं के विषय में देखते हैं। इनकी जो संस्कृत की सर्व प्रमुख रचना है वो है एक शिवराज विजयम, जो कि एक उपन्यास है और इसी उपन्यास को संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का दर्जा भी प्राप्त है। शिवराज विजयम के अलावा इनका एक नाटक भी है जिसका नाम है सामवतम। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामवतम जो नाटक है वो इन्होंने कुल 22 वर्ष की अवस्था में ही लिख दिया था। जब इनकी अवस्था केवल 22 वर्ष थी तभी इन्होंने सामवतम नाटक लिख दिया था। इसके अलावा रत्नाष्टक भी इनकी संस्कृत रचना है
और कथा कुसुम भी इनकी संस्कृत रचना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंबिकादत्त व्यास जी की 4 संस्कृत की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से शिवराज विजयम उपन्यास, शामवतम नाटक है और रत्नाष्टक और कथा कुसुम इनकी अन्य 2 रचनाएं हैं। आइए इनकी एक प्रमुख हिंदी रचना के बारे में भी हम थोड़ा विचार करते हैं। इनकी एक प्रमुख हिंदी रचना है जो कि है विहारी विहार, जो कि कुंडलिनी छंद में लिखी हुई है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और विहारी विहार का महात्म्य इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि विहारी विहार में ही इन्होंने अपने जीवन से संबंधित और स्वयं तथा स्वयं के परिवार से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है, अर्थात अपने बारे में लिखा है इन्होंने। यदि कभी पूछा जाए कि इन्होंने किस पत्रिका में काम किया है तो आप वहाँ बता सकते हो कि अंबिकादत्त जी ने पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका में संपादन किया है, वहाँ उन्होंने संपादक का कार्य किया है। मित्रों आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम इनकी देखते हैं उपाधियाँ, क्योंकि अंबिकादत्त व्यास जी से संबंधित जो उपाधियाँ हैं उनको आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। हम एक एक उपाधि और वो कहाँ से उनको दी गई है उसके विषय में भी साथ साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनको उपाधि दी गई है शुकवि की, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रमुख कवि हैं, उन्होंने दी थी और इसको काशी कविता वर्धिनी सभा में दिया गया था। काशी कविता वर्धिनी सभा 4 साल में एक बार होती थी पहले, और वहाँ पर उन कवियों को पुरस्कृत किया जाता था जो कि हिंदी और संस्कृत के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान देते थे। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनको शुकवि की उपाधि दी थी। इसके अलावा इनकी एक अन्य उपाधि है जिसको घटिका शतक कहा जाता है, और ये ब्रह्मामृत वर्धिनी सभा ने इनको दिया था। मित्रों आप इनको यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लें कि किस उपाधि को किसने दिया है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनको घटिका शतक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। एक घड़ी का मतलब होता है मित्रों, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो इस तरह देखा जाए तो ये केवल 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। और ये देखो एक कितना बड़ा कार्य है, कितना महत्व होगा उस व्यक्ति का जो इस कार्य को कर सकता था। तो इस तरह से इनकी इस प्रतिभा को देखते हुए, क्योंकि ये एक घड़ी 24 मिनट में कुल 100 श्लोक रच सकते थे, इसीलिए इनको ये उपाधि दी गई घटिका शतक, जो कि ब्रह्मामृत वर्धिनी सभा ने उनको दी है। इसके अलावा एक इनकी अन्य उपाधि है जो कि है शतावधान। शतावधान का मतलब है कि वो 100 श्लोकों को अवधान कर सकते थे। आपने किसी व्यक्ति ने उनसे 100 श्लोक पूछे और उसके बाद जब 100 श्लोक पूरे हो गए उसके बाद वो उन सारे 100 के 100 श्लोकों का उसी क्रम में, जिस क्रम में वो पूछे गए थे उसी क्रम में वो उनका जवाब दे सकते थे, या फिर 100 तथ्यों को वो एक ही बार में याद कर सकते थे। इसीलिए इनका नाम शतावधान रखा गया है। इनकी उपाधि शतावधान दी गई है। इसके अलावा इनकी एक अन्य उपाधि है जो कि है भारत रत्न, और ये काशी की महासभा द्वारा इनको दी गई थी। ये आजकल जो भारत सरकार भारत रत्न देती है ये उससे एक अलग उपाधि है उस समय की। तो इनको भारत रत्न की उपाधि किसने दी है, तो कभी भी पूछा जाए तो आप वहाँ पर भारत सरकार निशान ना लगाएं, आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इनको भारत रत्न की उपाधि काशी की महासभा द्वारा दी गई है। इसके अलावा इनका एक अन्य नाम है जो कि है अभिनव बाण। अभिनव अर्थात नया, तो इनको अभिनव बाण या फिर आधुनिक बाण भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से बाण ने अपने समय में गद्यों की रचना की थी उसी तरह से इन्होंने भी अपने समय में गद्यों की रचना की है और शिवराज विजयम जैसे एक महान ग्रंथ की रचना की है। इसीलिए इनको अभिनव बाण या फिर आधुनिक बाण दोनों कहा जाता है। एक अन्य इनकी उपाधि जो कि है भारत भूषण, ये भी इन्हीं का नाम है,
क्योंकि इन्होंने भारत को भूषित किया था, इसीलिए इनका नाम भारत भूषण भी रखा गया है। इसके अलावा इनकी और एक उपाधि है महाकवि। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतेंदु इनकी क्षम्यता मित्रों, तो इस तरह से देखा जाए तो इनको इस तरह 7 उपाधियां दी गई हैं, जो कि है सुकवि, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण और महाकवि। आइए कुछ अन्य इनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उनको एक बार दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। अभी कुछ देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि इन्होंने सबसे पहला इनके द्वारा लिखा गया जो शिवराज विजयम नामक ग्रंथ है उसको संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। तो इस तरह से इनको प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकर्ता या प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाला माना गया है। दूसरा, बिहारी विहार में इन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं कि इन्होंने जो हिंदी में अपनी एक लेख लिखी है किताब, उसमें इन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी विहार में कभी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय किस पुस्तक में दिया, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय बिहारी विहार में दिया है मित्रों। इसके अलावा इन्होंने एक जो प्रमुख कार्य किया है, इन्होंने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की है। बिहार प्रदेश में इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, एक संस्था की स्थापना की थी अंबिका दत्त व्यास जी ने, जिसका नाम था संस्कृत संजीवनी सभा समाज। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना इन्होंने की है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और इनकी प्रमुख उपलब्धि है कि इन्होंने अपने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। जब ये बहुत छोटी अवस्था के थे, अर्थात 10 वर्ष के थे, तभी इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। इसके अलावा इन्होंने शिवराज विजय, जो कि 1870 में लिखा, और काशी में 1901 में इनकी मृत्यु के पश्चात ये प्रकाशित हुआ, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। शिवराज विजय जो कि इनकी प्रमुख रचना है और संस्कृत का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, ये एक दुर्भाग्य ही रहा कि वो इनकी जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो सका, और जब सन 1900 में इनकी मृत्यु हो गई तो उसके 1 वर्ष बाद 1901 में वो उसको प्रकाशित किया जा सका। सन 1901 में जब इनकी मृत्यु हुई तो ये अपने पीछे एक 9 साल के पुत्र को छोड़ के चले गए, और इनकी एक कन्या भी थी, एक पुत्री भी थी, और इसके अलावा इनकी पत्नी थी। तो इस तरह से सन 1900 में ये अपने पीछे केवल 42 वर्ष की अवस्था में इस संसार को छोड़कर विदा हो गए मित्रों। तो इस तरह से ये था अंबिका दत्त व्यास जी का जीवन परिचय। इसमें हमने देखा कि अंबिका दत्त व्यास जी कहाँ पर पैदा हुए थे, उनका जन्म कब हुआ था। इसके अलावा उनका परिवार, उनके दादाजी, उनके पिताजी और उनके चाचा या ताऊ, उन सब के बारे में देखा। इसके बाद हमने उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया मित्रों। तो इस तरह से हमने अंबिका दत्त व्यास जी से संबंधित वो सभी प्रश्नों को यहाँ पर समेट लिया है जो कि संस्कृत की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मित्रों। इस तरह के अन्य वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप संस्कृत के छात्र हैं और संस्कृत की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे लाइक का बटन दबा दें और अपने मित्रों से इसे बांटने के लिए शेयर का बटन भी दबाएं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।